अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा थ्योरी है इसकी ट्रांसफार्मर्स की। तो ट्रांसफार्मर जो है आपके पास, जो हिस्टोरिकल जो मॉडल्स हैं वो 2018 से ये ट्रांसफार्मर शुरू हुआ है और 2021 तक जो है ये एवोल्यूशन के इसकी दिखाई गई है। तो आपके पास जो है 2018 में जीपीटी था, फिर बर्ट आया, और इसमें जो है आपके पास एनएलपी टास्क, बहुत सारे एनएलपी टास्क जीपीटी काम करता है। फिर बर्ट आया। बर्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन जो है, अपना समराइज और क्लासिफिकेशन वगैरह इसके लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से फिर GPT-2 आया। हर एक मॉडल की जो कि पैरामीटर्स जो थे, डेटा जो था उसका बढ़ता गया, उसके ऊपर ट्रेनिंग का जो डेटा था, स्कोप वो बढ़ता चला गया। और इस तरीके से डिस्टिल बर्ट है, जो कि बर्ट का एक डिस्टिल्ड वर्जन है, यानी कि एक कंडेंस्ड वर्जन है बर्ट का। और 60% फास्टर है वो बर्ट से, और 40% कम मेमोरी लेता है बर्ड से, डिजिटल बर्ड। तो लेकिन उसके अंदर जो है 97% उसकी एक्यूरेसी रहती है। मतलब 1 या 2% कम रहती है उसकी बर्ड से। इसके बाद अगर के बार्ट और T5 आए, ये भी बहुत बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं इस तरीके से। और उसका आर्किटेक्चर ट्रांसफार्मर्स की तरह है इनका, T5 का और बार्ट का। इस तरीके से आगे GPT-3 आया है, जो कि ओपन एआई का है। और इसमें जो है ज़ीरो शॉट लर्निंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ीरो शॉट लर्निंग का मतलब है कि आप तो कोई उसको एग्जाम्पल उसको फाइन ट्यून नहीं करना पड़ता। आप स्टेट ऑफ द आर्ट जब जैसे ही आप उसमें मॉडल में डालते हैं तो वो आपको खुद ब खुद उसका आंसर देना शुरू कर देता है। तो फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाद आपके पास जो है तीन किस्म के, कैटेगोरिकली जो है तीन किस्म के आपके पास हैं। जीपीटी लाइक हैं, बर्ट लाइक हैं, बार्ट या T5 लाइक। तो जीपीटी लाइक जो है आपके ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स कहलाते हैं। इसके हमने कल देखी थी कि कौन कौन से टास्क पे यूज़ होते हैं। बर्ट लाइक जो हैं आपके, ये ऑटो ऑटो एनकोडिंग ट्रांसफार्मर मॉडल हैं। एक ऑटो रिग्रेसिव है, एक ऑटो एनकोडिंग है, और एक है बार्ट T5 सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। तो ये तीन किस्म के, बेसिकली जनरली तीन किस्म के जो हैं आपके पास ये मॉडल्स हैं। तो हमारे पास जो है जो आपके पास जितने भी मॉडल हैं, तो ये सारे ट्रांसफार्मर्स के मतलब साथ उसके यानी कि ट्रांसफार्मर्स के आर्किटेक्चर के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है जो आपके मॉडल्स हैं ये सारे के सारे रॉ टेक्स्ट के ऊपर सेल्फ सुपरवाइज्ड, मतलब उसमें जो है ट्रेंड किए गए हैं। सब सेल्फ सुपरवाइज के जो है वो ये कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या है उसकी प्रॉपर्टी। ये है कि उसकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपका पर्पस है, उसको ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता है। और उसमें आपके पास दैट मीन्स दैट ह्यूमन आर नॉट नीडेड टू लेबल द डेटा। अब आप ये देखें यहाँ पे, जितने भी ये मॉडल हैं ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर्स पे बेस्ड हैं, और लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन किए गए हैं। दैट मीन्स सेल्फ सेल्फ सुपरवाइज्ड फैशन में ये ट्रेन किए गए हैं। तो जनरली इनको जो है ह्यूमन डज नॉट नीड टू लेबल द डेटा। मतलब आपके पास अगर डेटा मौजूद है तो आप उसको आप स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, उससे इन्फ्रेंस ले सकते हैं। So this type model develop a statistical understanding of the language it has been trained on। आपके यानी कि बेसिकली सारा का सारा स्टैटिस्टिकल जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसके ऊपर ये वो कर रहा होता है, बेस्ड कर रहा होता है। बट इट्स नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क। तो आपके जो एक टास्क पे ये हुए हुए हैं ट्रेंड, तो दूसरे पे इतने ज़्यादा ये काम अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है। तो जनरल पर्पस क्या हम अगर उसको करना चाहते हैं तो हमें ट्रांसफ़र लर्निंग हमें करनी पड़ेगी, या फाइन ट्यूनिंग या ट्रांसफ़र लर्निंग का जो है प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग तो मतलब एक वो चीज़ है फाइन ट्यून, लेकिन अगर हम एक और किस्म के टास्क के ऊपर किसी मॉडल को फाइन करना चाहें तो उसके लिए ट्रांसफ़र लर्निंग आपको पता है कि यूज़ की जाती है।
और इसमें जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस द मॉडल इज़ फाइन ट्यून्ड इन सुपरवाइज्ड वे। यहाँ पे आपको जो है, जब आप फाइन ट्यूनिंग की बात करेंगे तो सुपरवाइज्ड यानी कि आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। दैट इज़ यूजिंग ह्यूमन एनोटेटेड लेबल्स ऑन अ गिवन टास्क। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको, जब आप ट्रांसफ़र लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो आपको डेटा जो है वो ह्यूमन एनोटेटेड डेटा चाहिए होता है। An example of task predicting the next word is in a sequence having read the n number of previous words. This is called casual language model. प्रोडिक्शन जो है, टेक्स्ट प्रोडिक्शन जो है, सेंटेंस प्रोडिक्शन या वर्ड नेक्स्ट वर्ड प्रोडिक्शन जो है, उसको आप कैजुअल लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। तो ये जो है आपका पास्ट और प्रेजेंट इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉट द फ्यूचर। यानी कि आपका जो, जैसे कि माई, ठीक है, तो माई है तो उसके आगे जो है वो क्या आ सकता है, नेम आ सकता है। यानी एक प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर, ये प्रोडिक्शन कर रहा होता है कि माई नेम, फिर आपका माई नेम आ गया। ये आपका प्रेजेंट है और पास्ट है। प्रोडिक्शन आपकी फ्यूचर की होनी है, माई नेम इज़, ठीक है, जैसे कि माई नेम इज़ आ गया, आपके प्रोडिक्शन फिर आगे करेगा। इस तरीके से ये प्रेजेंट वर्ड और पास्ट वर्ड की को देखते हुए नेक्स्ट फ्यूचर वर्ड आपका प्रोडिक्ट करता है। और इस तरीके से मास लैंग्वेज मॉडलिंग जो है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो आपके हैं टास्क, उनके लिए होता है। जैसे आपके पास जो है बहुत सारे मॉडल का ये दिखाया गया है सारा एक हिस्टोरिकल, जिसमें आपके पास ये इधर नंबर ऑफ पैरामीटर्स है मिलियंस में। तो आपके पास ये 1.5 बिलियन पैरामीटर्स जो हैं आपके पास, ये ट्यूरिंग एनर्जी का इस वक्त आ चुके हैं। और ये आपके T5 के जो हैं ये 1.2 बिलियन पैरामीटर। इस तरीके से NVIDIA के मॉडल, इस तरीके से ये सारे मॉडल आपके GPT-2, ये सारे जो है यहाँ आपके दिखाए गए हैं। इसमें GPT-3 नज़र नहीं आ रहा आई थिंक। तो उसके जो है आई गेस के 1.75 बिलियन पैरामीटर्स हैं, आई रिमेम्बर। तो ये इस तरीके से जो है ये पुरानी थोड़ी सी तस्वीर है। तो अब आपके पास जो है, जब भी लार्ज मॉडल क्रिएट करते हैं तो एक कार्बन एमिशन आती हैं। कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट जो होते हैं आपके, कार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है कि जैसे आपकी सर्वर्स हैं, GPUs हैं, तो ये एक यानी कि जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उतना जो है आपका जो है ना, लाजिम बात है, जो पावर जनरेट होती है तो वो ऑयल से या उससे जनरेट होती है बिजली। और इस तरीके से आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हॉट आपके इक्विपमेंट के अंदर से भी जो है हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है। तो आपकी कार्बन फुटप्रिंट जो है इससे बढ़ते हैं। ठीक है, जितनी पावर ज़्यादा होगी उतने कार्बन फुटप्रिंट जो हैं वो बढ़ते हैं। तो इसकी एक यानी कि एनवायरमेंटल कॉस्ट भी हम पे कर रहे होते हैं साथ के साथ। ट्रांसफ़र लर्निंग जो है इसमें यहाँ ये इसको बताता है। तो ट्रांसफर लर्निंग में क्या होगा कि प्री ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो आप पास बहुत ज़्यादा डेटा होना चाहिए और हर चीज़। और आप वेट्स को इनिशलाइज करते हैं और बायसेस को और हर चीज़ को इनिशलाइज करते हैं। तो उसको आप कहते हैं कि प्री ट्रेनिंग, यानी कि आपने ट्रेन मॉडल किया है खुद से। ठीक है, लेकिन अगर आप लेकिन क्या है कि प्री ट्रेनिंग के आपके के बहुत बड़ा बड़ा डाटा आपको चाहिए होता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर प्री ट्रेनिंग लग जाए तो आपको बहुत ह्यूज डेटा जो चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको मंथ लग जाएंगे। लेकिन फाइन ट्यूनिंग जो है आपकी, जो ट्रांसफ़र लर्निंग फाइन ट्यूनिंग जो है, उसके लिए आपको सिर्फ आप पुराने मॉडल की बेस के ऊपर उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। तो आपका जो है आपका जो टास्क है उसके ऊपर आप उसको, या आपके जो डेटा अपना है उसके ऊपर आप उसको फाइन ट्यून करके जो अपने स्पेसिफिक टास्क के ऊपर उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, द प्रीट्रेन मॉडल वाज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन द डेटा सेट दैट हैज सम सिमिलरिटीज फाइन विद द फाइन ट्यूनिंग डेटा सेट। तो आपके पास कुछ ना कुछ 10, 20, 30, 40% जो सिमिलरिटी डेटा में आती है, जिसके ऊपर वो मॉडल आपका पहला वाला फाइन ट्यून हुआ हुआ है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आती है।
ठीक है। द फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस इज thus able to take advantage of knowledge acquired by the initial model during the pre training। तो जो आपका प्री ट्रेंड मॉडल है, जो आपका हगिंग फेस से आप उठाते हैं या आप डाउनलोड करते हैं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, और उसकी पैरामीटर्स की पावर को हम यूज़ करके हम वो फाइन ट्यून कर लेते हैं मॉडल को अपने डाटा के ऊपर। तो ये आपका सिंस प्री मॉडल वाज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन द लॉट ऑफ डेटा, द फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्स वेरी लेस डेटा टू गेट डिसेंट रिजल्ट्स। तो अब छोटे से डाटा के ऊपर भी आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से जो है द अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज आर वेरी लो। मतलब जो आप फाइन ट्यून कर रहे हैं वर्सेस मॉडल को आप बिगिनिंग से ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको रिसोर्सेज भी कम चाहिए और टाइम भी कम चाहिए। ठीक है। तो आपके पास ये जो है मिसाल के तौर पे एक आपने प्री ट्रेन मॉडल जो है अपने डाउनलोड किया है, और उसको जो है क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं आप छोटे डाटा के ऊपर, आप उसको जो है ट्रेन कराते हैं मॉडल को दोबारा से, प्री ट्रेन मॉडल को लोड करके। तो आपको डाटा भी थोड़ा चाहिए, टाइम भी थोड़ा चाहिए, पावर भी थोड़ी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र लर्निंग। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग मॉडल देयरफॉर हैज़ लोअर टाइम, डेटा, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। आपकी जो है कार्बन फुटप्रिंट भी कम यूज़ होंगे, पैसे भी कम यूज़ होंगे, डेटा भी कम यूज़ होगा, और टाइम भी कम लगेगा। It's also quicker and easier to iterate over different fine-tuning schemes as the training is less constraining than a full pre-training। तो आपके पास जो है ईजियर है, क्विकर है, और आइट्रेशन ईजी है, क्योंकि डेटा कम है, इसलिए ये प्रेफरेबल है। तो दिस प्रोसेस विल अचीव बेटर रिजल्ट्स। आपको पता है कि फाइन ट्यूनिंग ऑलवेज जो है आपके प्री ट्रेन मॉडल की टॉप पे होती है, तो फाइन ट्यूनिंग जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है। और जनरल आर्किटेक्चर जो है ट्रांसफार्मर्स का, आप देखते हैं कि यहाँ पे एक उसका है एनकोडर होता है और एक डिकोडर होता है। आपका ये एनकोडर है लेफ्ट के ऊपर, और ये आपका डिकोडर है। एनकोडर में आप जो है क्या करते हैं, डेटा डालते हैं, इनपुट डेटा डालते हैं, वहाँ से ये इसकी रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करता है। ठीक है भाई। एनकोडर जो है क्या करता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन को जो उसकी हम डेटा कोर्स में डालते हैं, तो वो उनको लर्न कर लेता है। इसके बाद वो जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो इसमें यहाँ पे डिकोडर में चली जाती हैं। तो डिकोडर जो है फिर यहाँ हम उसकी आउटपुट्स जो हैं, इस इनपुट की डाटा की जो आउटपुट आनी थी वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो इनको फिर ये कंप्यूट करके यहाँ पे जो यहाँ से जो आउटपुट इनपुट आ रही हैं और यहाँ से जो आउटपुट जा रही हैं, इनको कंप्यूट करके तो हमें वो नेक्स्ट प्रोडिक्शन दे देता है। और यहाँ पे आपके पास आउटपुट प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं कि अगला जो है इसका क्या है। ठीक है। Excuse me। तो जैसे कि फिर आपकी जो है ये एनकोडर से जो है आपकी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं डिकोडर में फीड होती हैं, यहाँ से आपकी जो आउटपुट्स हैं वो आपकी यहाँ से इन डिकोडर में जाती हैं, तो यहाँ से कंप्यूट करके वो आपकी नेक्स्ट टोकन प्रोडिक्शन करता है। ठीक है। और अब हमारे पास तीन किस्म के मॉडल्स हैं, एक एनकोडर ओनली मॉडल्स हैं, एक डिकोडर ओनली मॉडल्स हैं, और एक एनकोडर डिकोडर। एनकोडर ओनली मॉडल में जो है आपके पास जो है सेंटेंस्ड क्लासिफिकेशन या नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, जो है इस तरह के जो टास्क हैं वो किए जाते हैं। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का मतलब है, याद रखिएगा कि एक सेंटेंस में जो है मिसाल के तौर पे ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, टुनाइट। तो उसमें जो है मिसाल के तौर पे या इशारब इज़ गोइंग टू ऑफिस टुनाइट, तो उसमें इशारब जो है वो नाउन होगा और पर्सन होगा। ठीक है, पर्सन। और गोइंग जो है वो उसका वर्ब होगा, और ऑफिस जो है वो लोकेशन हो गई। इस तरीके से टुनाइट मतलब टाइम आ जाएगा। तो उसमें ये इसको हम NER कहते हैं, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। डिकोडर ओनली मॉडल्स के अंदर जो है ये जनरेटिव टास्क है, जैसे टेक्स्ट जनरेशन वगैरह है, तो ये आपके डिकोडर ओनली मॉडल्स में आ जाते हैं। और एनकोडर डिकोडर मॉडल जो है ये भी आपके जो है जनरेटिव टास्क हैं, जिसमें जो है आपके इनपुट इनपुट रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो है सच एज ट्रांसलेशन और समराइजेशन।
तो आपकी जो टेक्स्ट समरी है या आपके ट्रांसलेशन टास्क है उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू फ्रेंच या इस तरीके से जो भी मॉडल हैं, ये आपके एनकोडर डिकोडर मॉडल होते हैं। तो ये आपके मतलब टास्क के हिसाब से तीन मेजर मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें आपके एनकोडर डिकोडर दोनों यूज़ होते हैं, इसमें सिर्फ एनकोडर यूज़ होता है और इसमें सिर्फ डिकोडर यूज़ होता है। तो आपकी ये अटेंशन लेयर जो है, इसमें जो है आपके पास हर डिकोडर है या इनकोडर है उसके अंदर अटेंशन लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि अटेंशन का मतलब ये कि आपकी मिसाल है हर जो वर्ड है उसकी जो है वो आप नेक्स्ट वर्ड को अटेंशन यानी लर्निंग के दौरान क्या करते हैं कि वो मिसाल के तौर पे यू और इसमें लाइक है, तो इसकी अटेंशन के ज़रिए जो है इसको लर्न करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में उसी उसके ज़रिए जो है आप यानी कि फिर हम उसको वो कर लेते हैं, मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लर्न लर्न करते हैं अटेंशन के ज़रिए। अटेंशन लेयर्स होती हैं जिसके ज़रिए ये हर नेक्स्ट टोकन को लर्न करते हैं और उसके बाद फिर उसी प्रोसेस के ज़रिए डिकोडर जो है उसको प्रिडिक्ट करता है। और the same concept applies to any task associated with natural language. A word by itself it has a meaning, but that meaning is deeply affected by the context. But which can be any of the word, any other word before or after the word being studied. तो अटेंशन का मतलब है कि आपके जो है जो एक वर्ड है उससे पहले वाले वर्ड और उससे अगले वाले वर्ड उन दोनों को जो है वो अटेंशन देता है, अटेंशन लेयर, और वहाँ से वो लर्न करता है कि जो है इससे आगे क्या आ रहा है और इससे पीछे क्या आ रहा है। Now that we have an idea of attention layers are all about, let's take a closer look at the transformer architecture. तो आपके पास जो उसका आर्किटेक्चर है, तो ओरिजिनली जो है ट्रांसलेशन टास्क के लिए इसको बनाया गया था। तो इसमें जो है क्या करता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो है एनकोडर जो है इनपुट रिसीव करता है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया इनपुट आती हैं एनकोडर को, वाइल जो डिकोडर जो है उसको जो है टारगेट जो उसके होते हैं यानी लेबल्स जो हैं वो आपके डिकोडर को फीड किए जाते हैं। ठीक है, इन एनकोडर द अटेंशन लेयर्स कैन यूज ऑल द वर्ड्स इन सेंटेंस since we just saw the translation of a given word can be dependent on what it is after as well as what is before the sentence. तो अटेंशन लेयर क्या करती है कि एक वर्ड के पहले और एक वर्ड के बाद में जो वर्ड आ रहा होता है उन दोनों को वो लर्न करती है, अटेंशन लेयर्स। ठीक है, so the decoder, however, works sequentially and can only be pay attention to words in the sentence that are already translated. So only the word before the words before the word currently being generated. तो अटेंशन अपना जो डिकोडर है, अब इसमें जो एनकोडर की जो अटेंशन लेयर्स हैं वो क्या करती हैं कि एक वर्ड के पहले और एक वर्ड के बाद में उन दोनों के ऊपर अटेंशन करते हैं। ठीक है, उन दोनों के ऊपर उन दोनों को लर्न करते हैं। लेकिन जो डिकोडर है, डिकोडर जो है वो सीक्वेंस में चलता है, यानी कि वो पीछे वाले को नहीं देखता, वो आगे चलता है। ठीक है, और वो आगे वाले को लर्न करता है। For example, when we have predicted the first three words of the translated target, we can give them to the decoder, which then uses all the inputs to the of the encoder to try to predict the fourth word. तो डिकोडर क्या कर रहा होता है कि डिकोडर क्या कर रहा होता है कि वो मिसाल है तीन वर्ड जो है ना हमने प्रिडिक्ट कर लिए हैं, तीन वर्ड एक ट्रांसलेशन टास्क में हम तीन वर्ड प्रिडिक्ट कर चुके हैं। तो चौथा वर्ड जो है वो आपका हम क्या करेंगे, एनकोडर जो आपकी डिकोडर है वो चौथे वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो उससे वो होगा कैसे, वो होगा ऐसे कि वो जो उसकी इनपुट सीक्वेंस आ रही है एनकोडर की तरफ से, ठीक है, यहाँ से जो आ रही है इनपुट आपकी जो मिसाल है उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज यहाँ से आ रही है इधर। ठीक है, और यहाँ से उसने तीन वर्ड जो हैं इंग्लिश के, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग अ डिनर, आई एम हैविंग अ डिनर एट द मोमेंट। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त, ठीक है, तो एट द मोमेंट मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग। ठीक है, तो आई एम हैविंग लिख के उसने यहाँ पे इसने इसको प्रिडिक्ट कर लिए कि तीन वर्ड प्रिडिक्ट कर लिए आई एम हैविंग। तो अब जो है यहाँ से आ रहा है मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ। ठीक है, उसको उसने लर्न किया है अटेंशन लेयर के जरिए, एक वर्ड को यानी कि
एक वर्ड से पहले और एक वर्ड के बाद में क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो डिकोडर है पहले 3 वर्ड प्रिडिक्ट कर चुका है, तो चौथा वर्ड जो है वो इसके हिसाब से, जहाँ यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से वो इसको प्रिडिक्ट करेगा कि आई एम हैविंग डिनर, मतलब फिर उसकी वो उसको रिलेट करके एनकोडर की इनपुट से फिर वो आगे उसकी प्रिडिक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, चौथा वर्ड प्रिडिक्ट कर देगा। तो ये आपका है डिकोडर का काम। और तो ये है द स्पीड थिंग्स अप टू स्पीड थिंग्स अप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड द मॉडल हैज एक्सेस टू अ टारगेट सेंटेंस द डिकोडर इज फेड इनटू होल टारगेट but it is not allowed to use future words. It had access to the word at position 2 when trying to predict the word at position 2. The problem would not be very hard. For instance, we are trying to predict the fourth word. The attention layer will only have access to the words in the position 1 2 3. तो आप अगर पोजिशन 1 2 3 अगर आपके पास ऑलरेडी हैं पड़े, तो चौथा वर्ड उसके लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और द मतलब आपके ट्रांसलेशन टास्क में चौथा वर्ड प्रोड्यूस करना डिकोडर के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास इसमें यहाँ पे अटेंशन अटेंशन लेयर्स हैं, इधर भी अटेंशन लेयर्स हैं। तो इसकी जो अटेंशन लेयर्स हैं वो इसकी अटेंशन लेयर से डिफरेंट हैं। इसकी एनकोडर की अटेंशन लेयर जो है, आपको मैंने अभी बताया कि वर्ड बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड, यानी जो वर्ड दरमियान में उसके पहले और उसके आखिर में क्या आ रहा है। लेकिन जो डिकोडर है उसके उसकी उसकी जो अटेंशन है वो सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट टोकन के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास attention mask होता है, can also be used in the encoder or decoder to prevent the model from paying attention to some special words. For instance, a special padding word used to make all the input the same length when batching together sentence. तो आपके एक अटेंशन मास्क का एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। अटेंशन मास्क जो है, आप जब अपने टोकनाइज करते हैं डाटा को, तो अगर मिसाल के तौर पे हमने एक मुख्तलिफ लेंथ्स के सेंटेंस आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हमने एक सेंटेंस की एक लेंथ रखी हुई है कि इस लेंथ के बराबर होगी। अगर मिसाल है 150 मैंने रखी है सीक्वेंस लेंथ, लेकिन सेंटेंस में जो है वो 60 लफ्ज़ हैं, तो जो 100 जो 90 जो होंगे 90 कैरेक्टर्स, तो उनको फिल करने के लिए एक मास्क लगा देगा एंड के ऊपर। उसको मास्क सॉरी पैडिंग लगा देगा, पैडिंग। तो पैडिंग करके उसको 90 × 60 150 हो जाएंगे। तो अब ये जो है, इसका मतलब है जो अगले वाले ये जो मास्किंग हमने ये जो पैडिंग की है, तो पैडिंग यूजलेस है मॉडल के लिए। पैडिंग तो कुछ नहीं, वहां से वो कुछ लर्न नहीं कर सकता। तो अटेंशन मास्क हम लगाते हैं उसके साथ। अटेंशन मास्क ये होता है कि आपने इस पैडिंग को तवज्जो नहीं देनी, यानी हम मॉडल को ये बता रहे होते हैं कि पैडिंग वाली चीज़ों को, ये सिर्फ एक आर्बिट्रेरी या एक डमी चीज़ लगाई गई है, डमी टोकन सा है, जो कि सिर्फ ये है कि आपके वेक्टराइज करने के लिए, सारे डाटा को वो इक्वल करने के लिए, मैट्रिक्स की शक्ल में लाने के लिए, उसको बराबर करने के लिए पैडिंग लगाई गई है। तो उसके ऊपर आपने जो 90 टोकन लगाए हैं जो एक्स्ट्रा, उनके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। तो ये इसको कहते हैं हम अटेंशन मास्क। तो अटेंशन मास्क हम साथ भेजते हैं मॉडल को कि वो उसको पता चल जाए कि मैंने ये जो अटेंशन मास्क है उस जो जिसमें जो है 90 जो करेक्टर हैं एंड वाले, उनके ऊपर मैंने तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि वो डमी है, वो जरूर गैर ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अटेंशन मास्क जो है आपका इसमें काम करता है एनकोडर डिकोडर में। तो इसलिए एनकोडर डिकोडर जो है वो उस चीज़ को यानी कि उसके ऊपर अटेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसमें आगे आर्किटेक्चर वर्सेस चेक पॉइंट होता है। आर्किटेक्चर जो है आपका मॉडल का आर्किटेक्चर होता है बेसिकली। इसके अंदर कितने अटेंशन हेड लगे हुए हैं, कितनी लेयर्स हैं, कितने जो है ना इसके अंदर क्या बोलते हैं कि फीड फॉरवर्ड न्यूरॉन्स हैं कितने। इस तरीके से ये चीज़ें जो डिफाइन हुई होती हैं उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, और चेक पॉइंट्स होते हैं कि आप जब हम उस आर्किटेक्चर को हम ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग करके हम उसके अंदर डेटा आ जाता है, उसके अंदर वेट्स एंड बाइसेस सेट हो जाते हैं, तो इसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और मॉडल जो है बेसिकली, मॉडल इन दोनों के लिए यूज होता है, आर्किटेक्चर प्लस चेक पॉइंट, इन दोनों के लिए इसको कंबाइंड करके आप इसको
यूज़ करें तो ये हम मॉडल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे मॉडल हैं, उसमें मिसाल के तौर पर बर्ड आर्किटेक्चर जो है, ये बर्ड जो है वो एक आर्किटेक्चर है। बर्ड बेस केस्ड, ये एक, इसको आप मॉडल कहेंगे या चेक पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास बर्ड का जब नाम लिया जाएगा तो वो है आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, हिडन यूनिट्स हैं, कितने अटेंशन हेड्स हैं, ब्ला ब्ला। लेकिन जब हम बर्ड बेस केस की बात करेंगे तो दैट मीन्स ये वाला मॉडल को हमने बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन किया है, तो फिर उसका नाम ये रखा है। तो इसके अंदर वेट्स एंड बाइसेस वगैरह सेव वगैरह हुई हुई हैं, तो हम उसको यहाँ से, इधर से उस वक्त यहाँ से हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसको हम, इसको हम कहते हैं चेक पॉइंट या मॉडल भी कह देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके एनकोडर मॉडल की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें, उसने बताया गया कि भाई मतलब ये है कि क्या करता है एनकोडर मॉडल जो है, किस तरह के काम, किस तरह के टास्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है आपके द मॉडल आर ऑफन करेक्टेड बाय डायरेक्शन अटेंशन। देखिए ये बाय डायरेक्शन अटेंशन जो है दैट मीन्स एक वर्ड के आगे भी अटेंशन दे रहा है और एक वर्ड के पीछे भी अटेंशन दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऑटो एनकोडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, the pre-training of this model usually revolves around the somehow corrupting a given sentence, for instance masking the random word in it, the and tasking the model with finding the or reconstructing the initial sentence. Encode model are best suited for a task requiring an understanding of the full sentence. तो इसमें जो है आपके, इसमें फुल सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है एनकोडर मॉडल्स के अंदर, सच एज सेंटेंस क्लासिफिकेशन। जब तक आपके सेंटेंस का पूरा मतलब समझ नहीं आएगा तो ये नहीं पता चलेगा यार ये सेंटेंस जो है ना वो सेंटिमेंट के यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है इस तरीके से, और एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये इस तरह के जो टास्क हैं तो उनमें ये वाले यूज होते हैं, बर्ट आर्किटेक्चर, बर्ट आर्किटेक्चर। तो ये आप ये के सारे जो है ना, एल्बर्ट है, बर्ट है, डिस्टिलबर्ट है, इलेक्ट्रा है, ये भी रोबर्टा, रोबर्टा, ये भी सारे के सारे बर्ट आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं। तो आगे आगे डिकोडर मॉडल जैसे हम बताया कि इसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल अटेंशन है, यानी कि सिर्फ नेक्स्ट वर्ड की को अटेंशन देता है कि नेक्स्ट टोकन प्रोडिक्शन कौन सी होगी। तो ये भी टेक्स्ट जनरेट करता है बेसिकली। ठीक है, इन्वॉल्विंग टेक्स्ट जनरेशन, और इसको हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहते हैं। ठीक है, एनकोडर मॉडल को हम ऑटो एनकोडर मॉडल कहते हैं, और इस तरह के मॉडल को हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहते हैं। तो इसके अंदर जो है आपके जीपीटी आर्किटेक्चर जो है ना वो सारे मॉडल जो हैं आपके CTRL, जीपीटी, GPT-2, GPT-3, ट्रांसफार्मर्स, एक्सेल, ये सारे जो है आपके ऑटो रिग्रेसिव मॉडल हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट जनरेशन जो है वो की जाती है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जो हैं इसमें दोनों होते हैं, एनकोडर भी होते हैं और डिकोडर भी यूज होते हैं, या इसको हम एनकोडर डिकोडर मॉडल भी कहते हैं या सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है आपके पास इसमें जो है at each attention layers of each encoder can access all words in the initial sentence, whereas attention layer of the decoder can only access the word position before a given word in the input। तो आपके पास जो है ये आपके पास एनकोडर में जो है सारे के सारे आपको वो अटेंशन देता है वर्ड, पूरी पूरी सीक्वेंस को अटेंशन देता है। ठीक है, और whereas the attention layers of the decoder can only access the word positioned before a given word in the input। अच्छा, इसने इसमें बिफोर या आफ्टर का कहा, ये पहले तो आफ्टर का कह रहा था। तो आपके डिकोडर का जो है जो अटेंशन जो होती है वो यानी कि जो वर्ड नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन क्या आनी है, तो उससे पहले जो वर्ड है वो क्या है, तो फिर उसकी बेस के ऊपर अगला वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना T5 मॉडल जो है आपका डिकोडर मॉडल है। तो डिकोडर मॉडल जो है आपका नेक्स्ट
प्रिडिक्शन टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है, जो नेक्स्ट टोकन जनरेशन जो है ये T5 मॉडल इसके काम होता है। अच्छा, इसमें जो है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जो है आपके यही वाले एनकोडर डिकोडर मॉडल जो हैं, इसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल भी कहते हैं। तो वो किस टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन और जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग जो है, जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग ये है कि आप स्ट्रेट अवे इसमें क्वेश्चन डालें और उसको आंसर निकाल के दे दें। इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हो, फिर हम उसको जो है बताएं ये कॉन्टेक्स्ट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, तो वो भी बताएं उसको। तो वो जो है वो आपका जो है ना वो वाला जीपीटी मॉडल वो करता है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग दो किस्म की यहाँ पे हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग, एक है ऑटो जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग में मैंने शायद पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम एक पैराग्राफ देते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, और एक हम देते हैं आंसर जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यानी कि कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट और आंसर। हम आंसर का ये बताते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे सिलेक्ट, यानी कि पैराग्राफ के अंदर कौन सी पोजीशन से कहाँ तक उसका आंसर है। जैसे हमें अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करनी पड़े ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या होता है कि हमें कहा जाता है कि 3-4 मिनट का पैराग्राफ है, इसको पढ़ें, आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लें, फिर वो हमारे से नज़रों से, यानी कि यूँ समझें कि ओझल हो जाता है, वो पैराग्राफ हमारे से ओझल हो जाता है। और भी वो कहते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर दो। तो आप जो पढ़ चुके होते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं अच्छा यार इसका जो आंसर था ना वो फलां जगह पे लिखा हुआ था, या आपके जहन में आ जाता है कॉन्सेप्ट, फिर उसके मुताबिक आप उसका आंसर दे देते हैं। तो आपको पता होता है यार फलां लाइन में, या आपके पास पैराग्राफ है, आप देख रहे होते हैं यार इसका आंसर जो है ना 4th नंबर लाइन पे है इस क्वेश्चन का। तो आप क्या करते हैं कि आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो शुरू हो रहा होता है, और बता देते हैं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम GPT 2 या ये वाले मॉडल कर रहे थे, तो इसमें जो है आप एक क्वेश्चन देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, यानी कि पैराग्राफ देते हैं, और बताते हैं कि इसका जो आंसर है वो करेक्टर नंबर 50 से लेके करेक्टर नंबर 75 तक, 25 करेक्टर्स में इसका आंसर मौजूद है। तो हम मॉडल को ये फीड करते हैं बेसिकली। वो है आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। ये जो है आपका जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जो है ना क्वेश्चन और आंसर वो क्या था, ठीक है। इसके अंदर आप इसको मॉडल दे दें जो फिर ऑटो जनरेट करेगा इसका वो आंसर बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये बार्ट है, एम बार्ट है, T5 ये बड़ा, यानी कि ये गूगल का जो T5 है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें जो है बायस एंड लिमिटेशन में ये बताता है कि भाई आपके, हालांकि ये बहुत बड़े 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 डाटास के ऊपर जो है ना ये ट्रेन हुए हैं ये मॉडल, लेकिन इसके अंदर बायस पाई जाती है फिर भी, ठीक है। तो आप अगर अपना मॉडल फाइन ट्यून कर रहे हैं, या आप नया मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, जैसे कोई फाइनेंशियल टास्क है या मेडिकल रिसर्च पेपर्स का हम उसमें निकालना चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग, तो उसमें जो है लाजिम बात है कि क्या होता है कि हमने ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायस पाई जाती है, तो बायस की वजह से जो है ये मसला कर सकता है। अब इसमें जैसे इसने ये कहा कि ये एक ट्रांसफॉर्मर T5 मॉडल है, इसमें फिल मास्क हमने किया जी, फिल मास्क, ठीक है, फिल मास्क, इसमें बर्ड बेस्ड अनकेस्ड, आपका बर्ड का मॉडल हमने यहाँ पे लगाया है। तो उसने कहा दिस मैन वर्क्स एज दिस मास्क, और दिस वुमन वर्क्स एज दिस मास्क। तो अब इसकी जो बड़ी हैरान कुन तौर पे उन्होंने कहा भी ये जो है ना ये पेशे इसके हो सकते हैं, लायर हो सकता है, कारपेंटर, डॉक्टर हो सकता है, वेटर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, नर्स, वेटरेस, टीचर, मेड और प्रोस्टिट्यूट। तो ये जो है एक बायसनेस की तरफ चला गया कि क्यों एक एक ख्वातीन के लिए इस तरह का पेशा क्यों सेलेक्ट किया उसने। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जो डाटा है ये गार्बेज डाटा, ये हर जगह से इकट्ठा हो रहा होता है, वेब से पता नहीं कहाँ कहाँ से ये जो डाटा जो है इकट्ठा करके इसको ट्रेन किया जाता है। तो मॉडल जो है बायसनेस जो है वो लर्न कर लेता है डेटा से, ठीक है। तो कहीं ना कोई बायसनेस इसमें मौजूद ही है। तो उसको वो कहते हैं कि हमें इसको ख्याल से देखना है, कोई रेसिज्म इसमें आ जाए, कोई दूसरा कंटेंट जो है इसके अंदर आ जाए, तो इस तरह की चीज़ों से ध्यान रखना है। तो फाइन ट्यून को मॉडल को जो है
फाइन ट्यून आप करेंगे, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि डेटा जो आपका जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है वो ऑलरेडी इनहेरेंट उसके अंदर एक बायसनेस पाई जाती है, बायसनेस ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। तो आप जब उसको अपने टास्क पे फाइन ट्यून करेंगे, इट डज नॉट मीन दैट बायसनेस हैज गॉन, that biasness is still there. At somewhere, at some point, it will show its bias in some results, so be aware of that. तो उसमें आपके पास आगे समरी है। समरी जो है हमने ये पढ़ा ली है बेसिकली। आपके एनकोडर मॉडल्स हैं, फिर डिकोडर मॉडल्स हैं और एनकोडर डिकोडर मॉडल्स हैं। तो ये किस कौन कौन से काम करते हैं, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग की बात कर रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका बर्ट मॉडल जो होता है, जिसके अंदर आप उसको फीड करेंगे क्वेश्चन प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस उसका आंसर की पोजीशन, कि जी इसका आंसर जो है ना इस पैराग्राफ में कौन से करेक्टर से लेके कौन से करेक्टर तक इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका है एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग। और अगर आपका है जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग जो है, तो उसके अंदर आपको जो है बेसिकली आपको इस तरह का डेटा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का।